हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष। मैं आप सबका इस ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए, पढ़ रहे थे कि भू संसाधन और कृषि, 4 पार्ट आज हम पढ़ चुके हैं। इसका 1, 2, 3 पहले कर लिए थे, 4th ये है और 5th एक पार्ट और आने का है। आज जो बेसिकली पढ़ेंगे, भारत में कृषि का विकास कैसे होता आया है, चाहे आप प्राचीन समय में देखें अर्थात आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद, और वर्तमान की स्थिति। तो वर्तमान की स्थिति भी डिस्कस करूंगा आपके सामने, लेकिन कल वाले लेक्चर में। तो हम इन दोनों को देखेंगे कि किस तरह से जब भारत में अकाल की समस्याएं आ रही थी, जब भारत में सूखा की समस्याएं आ रही थी, बाढ़ की समस्याएं आ रही थी, तो भारत सरकार पंचवर्षीय योजना के माध्यम से तथा अनेक योजनाओं के माध्यम से किस तरह से सिंचाई को बढ़ा करके या गहन कृषि को बढ़ावा दे करके भारत में खाद्यान्न संकट से उबरने की कोशिश करी है। जहाँ तक भारत से हो पाया, भारत ने लगातार हरित क्रांति की तरफ बल दिया और एक ग्रीन रेवोल्यूशन होने की वजह से भारत में आप देखेंगे कि कृषि का जो संकट था, खाद्यान्न का जो समस्याएं थी, उस पर काबू पाया गया। ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान आप देखेंगे गेहूं का जो किस्म होता है वो मैक्सिको से मंगाया गया, वहीं चावल को फिलीपींस से मंगाया गया और इन फसलों को पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में लगाकर एक क्रांतिकारी परिवर्तन भारत में लाने की कोशिश की गई। किंतु इससे भी एक समस्या क्रिएट होती है कि एक प्रादेशिक विषमता नजर आती है। उसे भी दूर करने के लिए 1980 के दशक में भारत सरकार पुरजोर कोशिश करती है। इन तमाम सवालों का जवाब और इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए आइए मेरे साथ देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक आपके सामने है चाय। कल मैं आपको बता रहा था कि अन्य फसलों में से 3 पढ़ना है और गन्ना बताया था, और चाय और कॉफ़ी के लिए बताया था कि कल आपको बताएंगे। तो सबसे पहले चाय के बारे में देखेंगे कि भारत में चाय कहाँ उत्पादन होता है, कितनी मात्रा में होता है, किस प्रकार की ये कृषि के अंतर्गत आएगा। तो देखिए, चाय एक रोपण कृषि है। दूसरी बात, चाय एक पेय पदार्थ है, क्योंकि आप लोग को पता होगा, सब लोग चाय पीते हो। दूसरी बात बोला जा रहा है, इसकी पत्तियों में एक कैफीन होता है, दूसरा टैनिन होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि कैफीन किस में मिलता है, तो आप बताएंगे चाय में मिलता है। नेक्स्ट बात देखिए, ये कम तापमान वाले क्षेत्रों में उत्पादन होता है। इसका मतलब कम तापमान वाले क्षेत्र भारत में कहाँ कहाँ है। तो देखिए, एक तो आसाम वाले क्षेत्र में आप देखेंगे ब्रह्मपुत्र घाटी में होता है और लगभग 55% चाय की कृषि यहीं पे होती है भारत में। अगली बात बोला है कि दार्जिलिंग में भी चाय का उत्पादन होता है, साथ साथ बिहार का जो पूर्वी भाग है उधर भी होता है कृषि इसकी। ठीक है, तो दार्जिलिंग जरूर याद रखेंगे, क्योंकि दार्जिलिंग का भी चाय बहुत फेमस है। बिहार के कुछ ही क्षेत्र में होता है, बाकी मेजर रूप से अगर आपसे कोई सवाल करे तो आपको बताना चाहिए असम। ठीक है, अगली चीज़ देखिए, दक्षिण भारत में कुछ जगहों पे देखने को मिलेगा। तो दक्षिण भारत में बोल रहा है कि नीलगिरी पहाड़ी के साथ साथ इलायची पहाड़ी, इसको आप लोग कार्डिमम हिल्स भी बोल सकते हो, इलायची पहाड़ी को। ठीक है, तो कार्डिमम हिल्स और नीलगिरी, इन दोनों पे चाय की खेती होती है। और इन दोनों पहाड़ियों के जस्ट निचले वाले ढलान पे देखेंगे तब होगा, क्योंकि पहाड़ पे तो हो नहीं सकता, उसके निचले वाले पदीय क्षेत्र में होता है। दिमाग में ये जरूर रखिएगा। मतलब अगर मैं कह रहा हूँ, अगर इस क्षेत्र को दिखाने की कोशिश करूँ तो एक देखिए, चाय का क्षेत्र ये आसाम वाला बेल्ट होगा। ठीक है, दूसरी बात आप देखेंगे, बंगाल का मैं जिक्र किया तो दार्जिलिंग वाला हिस्सा ये होगा। यहीं पे जो बिहार का क्षेत्र इधर का लगेगा वो वाला हिस्सा आएगा। ठीक है, और एक जो नीलगिरी की बात कर रहा था, तो नीलगिरी का क्षेत्र ये वाला आएगा। ठीक है, कार्डिमम हिल्स देखेंगे थोड़ा बहुत इस साइड से ये मिलेगा कार्डिमम हिल्स। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे तमिलनाडु के साथ ये बॉर्डर भी लगाता है, और यही क्षेत्र है यहाँ बेसिकली, और ये क्षेत्र है यहाँ का और ये यहाँ का। तो इतने ही क्षेत्र में भारत में चाय का उत्पादन मुख्य रूप से होता है। नेक्स्ट देखिए, भारत चाय निर्यातक देश है। मतलब अगर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करता है तो ऑब्वियस सी बात है निर्यात करेगा, और ऐसे में रैंक भारत का कितना है, 3रा है। भारत चाय का कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा करता है और प्रोडक्शन भी ज़्यादा करता है। ये दोनों बात जरूर आपके दिमाग में होना चाहिए। अगली बात देखिए, कॉफ़ी एक उष्णकटिबंधीय रोपण कृषि है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय, इसका मतलब ये थोड़ा सा गर्म वाले क्षेत्रों में होगा। दूसरी बात बोल रहा है कि बीजों को पीसकर या पाउडर बनाकर ये बनाया जाता है। आप देखे होंगे कई बार ऐड ब्रू कॉफ़ी का, तो उसमें देखे होंगे बीज रहता है, उसको वो पाउडर फॉर्म में लेकर आता है, फिर उसका निर्माण करता है। नेक्स्ट देखिए, ये पेय पदार्थ है। आपको पता होगा कॉफ़ी का भी आप लोग पीते हो, सेवन करते हो। अगली बात देखिए, इसकी 3 किस्में होता है। ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। 3 किस्में में जो आपको जानना चाहिए, पहले का नाम बता रहा हूँ। इसकी 3 किस्में होती है, तो इनका नाम आपको जानना चाहिए। पहले का नाम है अरेबिका। ठीक है, दूसरा है रोबस्ता, तीसरा है लिबोरिका। तो देखिए, जो अरेबिका है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, भारत में उच्च किस्म की है और इसीलिए इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, क्योंकि इसकी क्वालिटी हाई है। दूसरी बात, इसकी इंटरनेशनल डिमांड बहुत ज़्यादा है। मतलब इंटरनेशनल लेवल पर मांग अगर देखेंगे तो अरेबिका कॉफ़ी की ज़्यादा है। तो कई बार ये आपसे पूछ लिया जाता है कि इन तीनों क्या है, तो आप बता पाएंगे कॉफ़ी का प्रकार होता है।
भारत में कहाँ होता है? भारत में देखेंगे ये पश्चिमी घाट में होता है, ठीक है, वेस्टर्न घाट में होता है। वेस्टर्न घाट बोले तो ये वाला बेल्ट को अपनो समझ लीजिए, ठीक है। तो इस घाट के क्षेत्र में होता है। इस घाट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्षेत्र को बोलेंगे कर्नाटका, नीचे आइएगा तो मिलेगा आपको केरला, थोड़ा सा इस साइड में आइएगा तो आपको मिलेगा तमिलनाडु। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं, बता पाएंगे कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए भारत में कृषि का विकास के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख अंग है, समझ पा रहे हैं। दूसरी बात बोला जा रहा है कि 53% लोग या यहाँ की जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। साथ साथ 57% क्षेत्रों में कृषि की जाती है भारत में। किंतु दिक्कत यह है कि जीडीपी में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब सकल घरेलू उत्पाद, इसमें अगर देखेंगे तो मात्र 17% योगदान है। ये दुखद है, समझ पा रहे हैं। इसको बहुत बार टारगेट कर चुका हूँ, आपको याद हो चुका होगा। नेक्स्ट बात इसी में देखिए, प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि, अगर इसको विश्व स्तर पे देखेंगे, भारत के स्तर पे देखेंगे और दोनों का कंपेयर करेंगे तब आपको एक बहुत बड़ी चीज़ समझ में आएगा। देखिए भारत में बोला जा रहा है कि 0.31 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि है, लेकिन विश्व स्तर पे देखेंगे तो 0.6 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति भूमि का टुकड़ा है कृषि योग्य। इसका मतलब लगभग इसका कितना गुना है? 2 गुना है। अब समझिए ऐसा क्यों है भारत में? क्योंकि आपको पता होगा कि भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, और चूंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है इस वजह से अगर देखेंगे विश्व स्तर पर और भारत के स्तर पर तो बहुत कम ज़मीन का हिस्सा मिलता है। ऐसे में क्या होता है, जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होता है वो बाधित होता है, डेफिनेटली बाधित होता है। मैं आपको कल परसों बता भी रहा था डायग्राम बना के कि एक परिवार है, उसके पास मान लीजिए 1 कट्ठा ज़मीन है, कल के डेट में वो 4 हो गया तो उस 1 कट्ठा बचा, वो 4 हो गया तो आप समझ रहे हैं 1 कट्ठा का 4 हिस्सा। इसका मतलब इस तरह से अगर बढ़ता चला जाएगा तो कहाँ कृषि करेंगे और कहाँ रहेंगे लोग? तो ये जो प्रति हेक्टेयर की बात चल रही है, इसीलिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था। अगली बात देखिए, भारत में कृषि विकास की रणनीति, कैसे कैसे भारत में कृषि का विकास हो रहा है। जब भी ये आपसे क्वेश्चन आए इसका आंसर आपको 3 भाग में बांट कर देना है। पहली बात बताओगे स्वतंत्रता के पूर्व की स्थिति, स्वतंत्रता के बाद की स्थिति और वर्तमान की स्थिति। तो वर्तमान की स्थिति का डिस्कशन मैं कल करूंगा, ठीक है, क्योंकि एक बार इस टॉपिक को पहले समझ लीजिए, उसके बाद कल मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि भारत में कृषि में तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी बात भारत में कृषि की समस्याएँ क्या क्या हो रही है, और तीसरी बात बताऊँगा भारत में योजनाएँ क्या क्या चल रही है। तो फिलहाल देखिए, जीवन निर्वाह कृषि है। स्वतंत्रता के पूर्व जो कृषि की जाती थी वो क्या है? जीवन निर्वाह कृषि है। जीवन निर्वाह कृषि कहने का क्या मतलब हुआ? सिर्फ जीवन जीने के लिए कृषि करते थे, किसी भी व्यापार के उद्देश्य से नहीं करते थे। सिर्फ इतना ही कृषि हो जिससे अपना और अपनों का पालन पोषण हो जाए, उसी को बोलते हैं जीवन निर्वहन कृषि। अगली बात देखिए, स्वतंत्रता के बाद की कृषि में 2 बात मैं आपको डिवाइड करके बता दूं। 1/3 सिंचित क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया, तो इसका तो हमें अब जिक्र ही नहीं करना है जब ये पाकिस्तान में चला गया। लेकिन जो भारत के क्षेत्र में बचा वो है भारत में सिंचित क्षेत्र कृषि भूमि थोड़ा कम हो जाएगा, रीजन वो पाकिस्तान के साइड चला गया। तो कम हो गया तो भारत सरकार इसको किस तरह से भारतवासियों के लिए उत्पादन को बढ़ावा दिया, और अनेक समस्याएं आने के बावजूद भी किस तरह भारत सरकार इसे मैनेज करने की कोशिश करी है, मैं उन बातों को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए भारत में खाद्यान्न की समस्याएं बढ़ रही थी। क्यों बढ़ रही थी? आपको पता होगा भारत में लगातार अकाल की समस्याएं आई, साथ साथ सूखा की समस्या आई, कई बार देखे होंगे बाढ़ की समस्या आई। इन आपदाओं की वजह से भारत में खाद्यान्न की संकट देखने को मिली। लेकिन इससे निपटने के लिए कुछ सरकारों ने उपाय ढूंढा। वो क्या है? भारत सरकार खाद्यान्न उत्पादन पर अत्यधिक बल दिया, ठीक है, कुछ प्रोग्राम चलाया। कुछ एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करूं। देखिए पहली बात बोल रहा है कि खाद्यान्न फसलों पर अत्यधिक ध्यान दिया गया। इसका मतलब जब अंग्रेज हमारे देश में थे तो आप देखे होंगे कि जनरली व्यापारिक फसलों का एक ट्रेंड चल पड़ा था कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारिक फसलों का प्रोडक्शन करना है ताकि उसे बेचकर मुनाफा लिया जाए। बात यहाँ तब आती है जब अकाल की समस्याएँ, सूखा की समस्याएं हमारे देश में आता है, तो ऐसे में पहले खाद्यान्न की उत्पादन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और जो व्यापारिक फसल है उसे कम कर देना चाहिए। तब पहले जान है तब जहान है ना। इसीलिए बोला गया कि खाद्यान्न फसलों पर अत्यधिक ध्यान दिया गया, वहीं व्यापारिक फसलों का उत्पादन नहीं के बराबर किया गया या बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया। अच्छी पॉइंट है। दूसरी बात इन्होंने बताया कि कृषि गहनता को भी बढ़ाया गया। कृषि गहनता का क्या मतलब हुआ है? कृषि गहनता का क्या मतलब होता है? देखिए गहन कृषि का मतलब होता है, मान लीजिए आपके पास इतनी क्षेत्रफल है, आप इस पे एक साल क्रॉप लगाए, दूसरी बार क्रॉप नहीं लगाए, तीसरी साल लगाए, चौथी साल नहीं लगाए,
तो गहन कृषि करने का मतलब होता है एक फसल लगाए नहीं दूसरा फिर लगाना है, मतलब एक फसल कटा नहीं कि दूसरा लगा देना है, फिर दूसरा कटा नहीं तीसरा लगा देना है। तो डेंस रूप से होता है यहाँ पे एग्रीकल्चर। तो कृषि गहनता बढ़ाने से ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। और एक और बात देखेंगे आप, कृषि योग्य बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया गया। कृषि योग्य बंजर भूमि आपके सामने ये इसका डेफिनेशन भी बताया था कि वैसा भूमि का टुकड़ा जो लगभग 5 साल के अंदर काम नहीं हुआ, वो 5 साल से ज़्यादा हो जाएगा तो उसको तो बंजर भूमि बोल सकते हैं लोग। लेकिन कृषि योग्य बंजर भूमि का मतलब वो बंजर नहीं है, हम कृषि कर सकते हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं किसी भी वजह से, या फिर मैं कह सकता हूँ कि सिंचाई का साधन की उपलब्धता नहीं होने की वजह से ये क्षेत्र खाली बंजर के क्षेत्र थे। जैसे एग्जाम्पल के लिए राजस्थान का इंदिरा गांधी कैनाल की बात करता हूँ मैं, तो वहाँ से आप कोट कर सकते हैं। अगली बात देखिए, जब ये सारी चीज़ें चल रही थी तो बताया जा रहा है कि इन्हीं सारी नीतियों का मतलब इन नीतियों से खाद्यान्न उत्पादन तो बढ़ गया, किंतु कृषि उत्पादन का जो दर था, रेट था, वो लगभग स्थिर बना रहा। तो ऐसे में हमारी परेशानी सोल्व नहीं हुई, मतलब दीर्घकालिक परेशानी सोल्व नहीं हुई, वो तो अल्पकालिक एक उपाय मिला। तो फिर सरकार ने क्या किया, 2 अन्य कार्यक्रम चलाया। पहले का नाम है गहन कृषि जिला कार्यक्रम और दूसरे का नाम है गहन क्षेत्र कार्यक्रम। गहन कृषि जिला कार्यक्रम का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत ज़्यादा डेंस एग्रीकल्चर करवाना, और वहीं पे गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम का मतलब है कि और भी जो क्षेत्र बचे हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर हो सकता है वहाँ पे थोड़ा सा गहन कृषि कराया जाए। कृषि गहन कराने से क्या होगा, लगातार प्रोडक्शन बढ़ता चला जाएगा, और अगर प्रोडक्शन बढ़ता चला जाएगा तो ऐसे में बेनिफिट जनता को भी मिलेगा। फिर आप देखेंगे कि पंचवर्षीय योजना जो आ रहा था, उसमें पहली पंचवर्षीय योजना जब आई थी 1952 टू 1957, इस समय क्या हुआ, कृषि पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया था। मतलब एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए पहली पंचवर्षीय योजना प्रेरित है या फिर उसको दिया गया था। दूसरी बात देखिए, लगातार 2 अकाल से 1960 के दशक में खाद्यान्न का संकट आ गया था, अन्न का संकट आ गया था। ठीक है, तो ऐसे में भारत सरकार को खाद्यान्न का आयात करना पड़ रहा था। ये भी एक दुखद घटना है, क्योंकि जब आयात करेंगे तो हमारे लिए स्थिति बहुत अनुकूल नहीं रह जाता है। फिर भारत ने क्या किया कि अधिक उत्पादन वाली कुछ किस्मों को लगाया, जैसे गेहूं को लगाया मैक्सिको से लाकर और चावल को लाया फिलीपींस से लाकर। ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, और इसका संबंध इसका संबंध हरित क्रांति से है, ग्रीन रेवोल्यूशन से है। तो पूछा जाता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के समय गेहूं का जो किस्म आया था वो कहाँ से मंगाया गया, तो मैक्सिको बताइएगा, और चावल के लिए फिलीपींस बताइएगा। ठीक है, तो अब आप समझिए, अधिक उत्पादन होने लगा, इसका मतलब जो हाई इल्ड वेराइटी की जो क्रॉप थे उसके चलते क्या हुआ, प्रोडक्शन भारत में बढ़ गया। और जब प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो ऐसे में बेनिफिट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछता है। तो सबसे पहले भारत में अगर ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो किन्होंने बताया, MS स्वामीनाथन। तो इनका नाम जरूर आपको दिमाग में होना चाहिए। ग्रीन रेवोल्यूशन किसने भारत में लाया, MS स्वामीनाथन। सवाल उठता है ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों लाया गया, ग्रीन रेवोल्यूशन का लाभ क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन का हानि क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन भारत के स्तर पर खाद्यान्न संकट को कितना टाल सका। ये सारी क्वेश्चन का जवाब अभी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो सबसे पहली बात आपको बताऊं कि 1960 के दशक में ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया भारत में, मतलब हुआ, हरित क्रांति हुआ। ऐसे में हो क्या रहा था, कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया गया, साथ साथ कृषि में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए किया गया। ठीक है, तो कब, अगर कोई आपसे पूछे कि कब, तो आप बताएंगे 1960। क्यों, तो आप बताएंगे कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए और कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बनाने के लिए। ठीक है, दूसरी बात देखिए उसमें क्या हुआ था, तो आप बताइएगा कि हाई इल्ड वेराइटी की बीज लगाया गया था। और कहाँ से लगाया गया था, अभी आपको बताया कि गेहूं मैक्सिको से और चावल फिलीपींस से लाया गया था। फिर आप बताइएगा कि फिर आप बताइएगा सिंचित क्षेत्रों में लगाया गया। सिंचित क्षेत्रों में क्यों लगाया गया, वरना क्या होता कि अगर मान लीजिए इतना महंगा आप बीज ला रहे हो और वो अगर प्रोडक्शन नहीं हुआ तो ऐसे में क्या होगा, बेनिफिट नहीं होगा। तो सिंचित क्षेत्र था पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। हुआ क्या, इतने में विकास तो हुआ, ये बात ठीक है, इनका क्षेत्र का विकास हुआ। इसके चलते क्या हुआ, प्रादेशिक असमानता फैल गई। इसका मतलब इन क्षेत्रों का विकास तो हो रहा है लेकिन अन्य का नहीं हो रहा। तो ऐसे में ये भी तो गलत था, इसलिए बोला जा रहा है कि प्रोडक्शन बढ़ा, आयात भी कम गया। ठीक है, अर्थात कह सकते हो कि आयात नहीं के बराबर करना पड़ा। लेकिन एक और दिक्कत जो आई सामने वो आपको बताऊंगा हानि के रूप में। तो इससे पहले एक चीज़ देखिए, उर्वरक, कीटनाशक और कृषि यंत्र का भी उपयोग किया गया था। इन सारी चीज़ों की मदद से अगर देखा जाए तो प्रोडक्शन में
बढ़ावा दिया गया और यही हमारे लिए एक लाभ का स्रोत है कि एक आयात कम गया, दूसरा प्रोडक्शन बढ़ गया, तीसरा देखेंगे तो आत्मनिर्भरता थोड़ा बढ़ गया। लेकिन हानि जब हुई तो ये दिक्कत कर गई। जैसे देखिए प्रादेशिक असमानता, ये हानि के पॉइंट में आप लिख सकते हैं। प्रादेशिक असमानता मैं कह रहा हूँ कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा जो भारत का क्षेत्र था वहाँ पे हरित क्रांति का विकास नहीं हो पाया, क्योंकि उन क्षेत्रों में उतनी सिंचित क्षेत्र नहीं होने की वजह से वहाँ पे इसको सफल नहीं बनाया जा सका। तो इसीलिए बोला जा रहा है, ये 1970 के दशक की बात है। नेक्स्ट देखिएगा 1980 के दशक में प्रादेशिक संतुलन के लिए प्रोत्साहित किया गया। मतलब फिर क्या हुआ कि ठीक है, प्रादेशिक संतुलन बढ़ावा देने के लिए 1980 के दशक को अपनाया गया और यहाँ से बोला गया कि जो अन्य क्षेत्रों में विकास नहीं हुआ वहाँ पे भी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कराया जाएगा। 1990 के दशक में देखेंगे उदारीकरण, आपको याद होगा LPG, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, ये कंसेप्ट आया था। तो यहाँ पे देखेंगे कि MSP जो था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और जो सीड्स होते थे, बीज और कीटनाशकों पर छूट में कटौती की गई। समझ पा रहे हैं? ऐसे में बोला जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो ऋण की रुकावटें थी वो बढ़ गई। इसका मतलब ऋण नहीं मिलने के कारण यहाँ पे विषमता फिर से देखने को मिला कि बढ़ रहा है। हालांकि लगातार पंचवर्षीय योजना पे अगर आपका ध्यान होगा तो देखेंगे कृषि पर ठीक ठाक बल दिया जाता रहा है हमेशा से। ठीक, बाकी जो कल का टॉपिक में आप पढ़ोगे मेरे साथ वो होगा कृषि का विकास में टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है, भारतीय कृषि की समस्याएं क्या क्या है और भारतीय कृषि की योजनाएं क्या क्या चल रही है। मैं ये सारी चीज़ों को कल बताऊंगा। बाकी मैं अपने स्तर से कोशिश करूंगा कि मैं कृषि अगर भारत में कृषि का डेवलपमेंट करना चाहूँ तो किस तरह से मैं अपना एजेंडा रखूँगा, अपना बात रखूँगा। कल मैं वो भी आपसे शेयर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो इस तरह से देखिए 5वां चैप्टर का D पार्ट ये था और इस तरह से ये D पार्ट समाप्त होता है। कल अंतिम पार्ट E होगा और ये चैप्टर समाप्त होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये काफ़ी लंबा टॉपिक रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी आपकी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ज़रूर इस वीडियोज़ को देखते जाएं। अगर क्लियरिटी नहीं है, कहीं दिक्कत है तो कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, क्योंकि कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है। दूसरी बात, अगर दोस्तों को शेयर कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर करें, और अगर कोई समस्या हो या कोई सुझाव हो तो ज़रूर मुझे बताने की कोशिश करें। ठीक है, धन्यवाद।